नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। जो घटनाक्रम देश में चल रहा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है या सबसे कहिए संगीन मामला है वो ये है जो झगड़ा चल रहा है। दलित और पिछड़े और आदिवासियों बनाम सवर्ण आरक्षण को लेकर के बेसिकली ये झगड़ा है। और जब से पिछड़ों को आरक्षण दिया गया है 90 से ये झगड़ा बढ़ता चला गया। बीच में शांत हो गया था, लेकिन जब से ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है झगड़ों में इजाफा हुआ है। और जिस तरीके से कल परसों तरसों या पिछले कुछ दिनों में जब से यूजीसी रेगुलेशंस लागू हुए हैं तब से साफ साफ दिखाई पड़ने लगा है कि सरकार जो है इस झगड़ा को बढ़ाना चाहती है और सवर्णवाद के नाम पर या कहिए कि राष्ट्रभक्ति के नाम पर या कहिए कि धर्म के नाम पर गुंडागर्दी को शह दिया जा रहा है। और वो तमाम किस्म की गुंडागर्दी है। वो धर्म के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ, जाति के नाम पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ, समाज को ठेकेदारी जिसको कहते हैं कि समाज को हम ठीक कर देंगे उसके नाम पर 14 फरवरी को जो होता है या पार्क में आए दिन आप सुनते हैं कि मोरल पुलिसिंग हो रही है। कई सारे ठेकेदार निकल के आ गए समाज को कि मैं ठीक कर दूंगा। कल मैंने एक पोस्ट लिखा था फेसबुक पर, मैं आपको सुनाता हूँ। वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा कि आज हम वही पे बात करते हैं, खबरों पे बात नहीं करते, जो खबर को ज़्यादा है नहीं, खबर वही सब है जो रोज रोज खबरें आती रहती। कल मैंने लिखा कि यूजीसी रेगुलेशंस को लेकर जो अगड़ा पिछड़ा भेद दिखाया जा रहा है ये दरअसल भ्रम है। असल है ये झगड़ा मनुवाद, कट्टरवाद और संविधान के बीच है। संघ और बीजेपी ने बड़ी चालाकी से संविधान को सवर्ण विरोधी और दलित पिछड़ा समर्थक बताने वाले नैरेटिव के फांस में फंसा दिया है। संविधान सवर्ण विरोधी नहीं, धर्म विरोधी नहीं, संविधान मानवतावादी है। सबको उसके विश्वास के साथ जीने की आजादी देता है। किसी को, किसी व्यक्ति को या समाज को या देश को ठेकेदार नहीं बनाता। बीजेपी और संघ ठेकेदारी प्रथा और ठेकेदारों का पक्षधर है, इसलिए संविधान का यह स्वाभाविक दुश्मन है। और जो संघ या बीजेपी का समर्थक है वो अपनी आजादी का भी दुश्मन है। ये सिर्फ देशद्रोही नहीं, मानवता विरोधी भी है। देखिए, हर जगह आपको ठेकेदार नजर आते हैं। संविधान ने कहा है कि हम भारत के लोग, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस देश के मालिक, इस देश के निर्णयकर्ता हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग का मतलब होता है कि कोई भी निर्णय हो उसमें सबका ख्याल रखा जाएगा, किसी वर्ग को दबाया नहीं जाएगा, धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर किसी किस्म का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये संविधान कहता है। और हर किसी को अपने तरीके से जीने की आजादी है, और वो आजादी उस सीमा तक है जहां तक दूसरे की आजादी बाधित नहीं होती है। आप वो सब करने को स्वतंत्र हैं जो चाहे आप, लेकिन सिर्फ इतना सा ख्याल रखना होता है कि आपकी आजादी से दूसरे की आजादी बाधित न हो। अब ये कह सकते हैं कि बड़ा जो है ये विस्तृत इसका विश्लेषण है। सरकार की भूमिका है कि उसको व्यवहार में दिखाए, व्यवहार में लाए। हमारे समाज में तमाम किस्म की जड़ता है और आधुनिकता जो है हम स्वीकार तो करते हैं सुविधा के स्तर पर, लेकिन दूसरों के सामने जब प्रकट होने की बात आती है तो जड़ताओं में हम फंस जाते हैं। वो धार्मिक जड़ता है, वो सामाजिक जड़ता है, वो जातीय जड़ता है, वो संस्कृति को लेकर के जड़ता है। हम विज्ञान की सुविधाएं जब हर सुविधा लेना चाहते हैं, मोबाइल आया और सबने मोबाइल ले लिया। अक्सर खबर आती है कि कितने करोड़ लोग भारत में मोबाइल यूज कर रहे हैं। हर सुविधा हम सब उठाना चाहते हैं जो विज्ञान प्रदत्त सुविधा है, लेकिन दूसरी तरफ हम सैकड़ों साल की जो जड़ताएं हैं उसको धर्म और संस्कृति के नाम पर उसका लालन पालन करते हैं।
और लालन पालन करने वाले लोग ज्यादातर वो ठेकेदार हैं। वो संस्था के नाम पे ठेकेदारी करें, धर्म के नाम पर ठेकेदारी करें, और इस ठेकेदारी को जब सरकारी संरक्षण मिल जाता है तो मुश्किल बढ़ जाती है। पिछले 12 वर्षों में यही हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बात को समर्थन दिया है कि आप ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाइए। कोई धर्म के नाम पे ठेकेदारी कर रहा है, कोई राष्ट्रभक्ति के नाम पे ठेकेदारी कर रहा है, कोई समाज को ठीक रखने के नाम पर ठेकेदारी कर रहा है, सब ठेकेदारी कर रहा है। और इस ठेकेदारी प्रथा में आम आदमी, उसकी स्वतंत्रता सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। आप अपने आसपास अगर देखिए तो कोई फेस्टिवल आता है तो सड़क को घेर दिया जाता है, और हर तरफ आप देखेंगे, अगर आप टोकेंगे तो आपसे झगड़ा करने को उतारू हो जाएंगे। और पुलिस हो चाहे कोई और तंत्र व्यवस्था, तांत्रिक व्यवस्था हो, वो सब जगह जो आजकल जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली प्रथा चल पड़ी। अब सिलसिलेवार अगर बात करें तो देखिए कि धर्म को लेकर के हर तरफ पाखंड पसरा हुआ है। आप उसको टोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते, कह नहीं सकते। अगर लाउड स्पीकर, यहाँ तो मुंबई में तो उस तरह से लाउड स्पीकर नहीं बजते हैं, लेकिन जो छोटे शहर हैं वहां जाएंगे तो आपको लाउड स्पीकर बजता सुनाई पड़ेगा, जोर जोर से भक्ति गीत बजते नजर आते हैं। अक्सर आपने देखा है कि मुसलमानों को लेकर के कहा जाता है कि अजान देते हैं और वो जो है उससे नींद में खलल पड़ती है। उनके पैरेलल जो है, हम अगर इस बात पे कह रहे हैं तो कई लोग कह सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं उसमें मुसलमानों की तरफदारी कर रहे हैं। कोई भी हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, कोई भी लाउड स्पीकर बजाना गलत है। क्यों लाउड स्पीकर, किसको सुनाना चाह रहा है, क्यों सुनाना चाह रहा है? क्या लोग सुनना चाहते हैं? जिनको लोग को सुनना है वो आपके पास चले आएंगे। आजकल तो तमाम तरीके की सुविधाएं हैं। मेरे मुस्लिम साथी बता रहे थे कि वो अजान की जो प्रथा है वो इसलिए है कि उससे कई काम होते, लाउड स्पीकर इसलिए लगाया जाता है। किसी के घर में कोई गड़बड़ी हो जाए, कोई मर जाए, कोई फलाना हो, तो हम लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। अरे समाज बदल गया भाई, व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए, पूरे समाज को कोई घटना हो तो बता दीजिए, मैसेज दे दीजिए कि ऐसे ऐसे हुआ, जमा हो जाइए। लाउड स्पीकर बजाने की क्या जरूरत, जोर से चिल्लाने की? इसलिए कबीरदास ने जो कहा उस जमाने में कहा था जब लाउड स्पीकर का आविष्कार नहीं हुआ था, तापर मोहल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाए, वहां भी वो चीज जड़ता बढ़ी। अरे क्यों लाउड स्पीकर बजा रहे हो, 1 मिनट के लिए भी क्यों बजा रहे हो? वैसे ही यहाँ है, भजन बज रहा है तो बज रहा है, न रात देखेंगे न दिन देखेंगे। आप टोकने जाइए तो बोलेंगे अरे क्या दिक्कत है आपको यार, आप जो है मुस्लिम परस्त। मुसलमानों को टोकिए तो वो इधर दिखाएंगे, इनको टोकिए तो उधर दिखाएंगे। और जो संविधान सम्मत जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता को गुंडाई में ढाल दिया जाता है। और ये गुंडाई में ढालने में सरकार की महती भूमिका है। सरकार के देखिए नगर सेवक हों, विधायक हों, मंत्री हों, इस तरह के सार्वजनिक आयोजन जो है जानबूझ करके कराते हैं, और वो बनते हैं कि देखिए कितने बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं। धर्म का मतलब जो है दूसरों का कष्ट देना, दूसरों को नहीं। धर्म का मतलब है कि आप दूसरों के जीवन में कैसे आप जो है सरसता भरें, दया भाव रखें, करुणा का भाव रखें, दूसरे की परेशानी को सबसे पहले समझना धर्म है। लेकिन यहाँ दूसरों को परेशान करना धर्म हो गया। वो जो डंडा लेकर के भगवा धारी जो घूमते हैं सड़क पर, और वो ढूंढते रहते हैं कहाँ लड़का लड़की बैठा हुआ है, पार्क में जाकर के वो संस्कार सिखाते हैं, खुद के संस्कार के बारे में पता नहीं। पढ़ाई लिखाई उनके देखिएगा तो चौपट है, गुंडा है बेसिकली, लेकिन वो अच्छा लगता है। नहीं, सही बात है, लड़का लड़की पार्क में क्यों बैठेंगे, सब गलत काम करते रहते हैं। क्या गलत काम करते हैं? हम भी देखते हैं कि पार्क में जब जाइए, किसी भी पार्क में जाइए, तो लड़का लड़की बैठे होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के करीब भी बैठे होते हैं। क्या दिक्कत है भाई? आप कह सकते हैं ऑप्शन नहीं करिए, तो आप समझाइए उसको कि इस तरह की चीजें मत करो यहाँ बैठ करके पार्क में, उनके लिए कोई जगह निर्धारित कर दीजिए। तो आप जो है लड़के लड़की को साथ पढ़ाएंगे तो साथ पढ़ेंगे, आप उसके अंदर ये चेतना नहीं भर पा रहे हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत। आप डंडा लेकर के उसको ठीक करना चाहते हैं।
क्या डंडा लेकर के ठीक किया जा सकता है? और जो डंडा लेके घूम रहे हैं, क्या स्त्रियों के प्रति उनके मन में प्रेम को लेकर के वो सम्मान का भाव है? वही सबसे ज्यादा पता चलता है कि लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं। परसों जो हुआ वहां दिल्ली में, जो रुचि तिवारी की चर्चा हर तरफ मची हुई है। रुचि तिवारी क्या है? कौन है रुचि तिवारी? यूट्यूबर है। वो पत्रकारिता नहीं कर रही। उसका एजेंडा है कि किस तरह से जो है हम जो आरक्षण का जो झगड़ा है उसमें हीरोइन बने। और आरक्षण को लेकर इतना जहर भरा गया इस देश के भीतर। सवर्णवाद का एक ऐसा चेहरा है जिनको लगता है आरक्षण हमारे हिस्से को नोचा जा रहा, हमारे हिस्से को खाया जा रहा। लेकिन जब 10% ईडब्ल्यूएस लाया गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जब 2017 में लाया, तो किसी ने विरोध नहीं किया। और आरक्षण के खिलाफ दिन रात बोलते हैं, तो 10% क्यों एक्सेप्ट कर लिया आपने? क्या सवर्ण समाज उठ करके खड़ा हुआ कि ये 10% आरक्षण मत दो? तब वहां कहेंगे आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए, बाकी जातीय आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। जातीय आधार पर आरक्षण देते इसलिए जातिवाद फैलता है। जातीय आधार पर आरक्षण से जातिवाद फैला है या जातिवाद आपके मनुवाद से फैला? क्या आरक्षण तो लागू हुआ है अगर संवैधानिक तौर पे कहें तो 1950 ईस्वी में, जब संविधान लागू हुआ, दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। क्या उसके पहले जातिवाद नहीं था? क्या आरक्षण ने जातिवाद बिठाया है, बढ़ाया है? तो इसमें कांग्रेस के नेता हो चाहे वो बीजेपी के नेता हो, वो दोनों एक पटरी पे आ जाते हैं, और यही जातिवाद है। मैं देख रहा हूं कई जगह कांग्रेस के नेता भी जो है इसका विरोध कर रहे हैं। यूजीसी रेगुलेशंस के समर्थन में नहीं खड़े हैं, उनके खिलाफ खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि सबको शामिल किया जाना चाहिए। जातिवाद इस देश की सच्चाई है और सैकड़ों साल से जातिवाद है। आपका पूरा सिस्टम जो है, आपका जो पूरा समाज है, हिंदू समाज है, वो जातिवाद उसकी रगों में बहता है। ब्राह्मण जो है वो आदरणीय है, पूजनीय है, ब्राह्मण की जाति है एक। पूजा कराएगा तो वही पूजा कराएगा। कल कई वीडियोज आप देखते होंगे, अरे आप ब्राह्मण है, अरे आप बच्चा है तो उसके भी पांव छुएंगे। और दूसरी जात का व्यक्ति हो, बुजुर्ग भी हो गया, तो उसके साथ जो है दुर्व्यवहार वाला भाव रहेगा। सरेआम देखते हैं, यही जातिवाद। जातिवाद है क्या? लेकिन 10% आरक्षण के समर्थन में खड़े हैं, और वो आर्थिक आधार पे नहीं है, वो भी जातीय आधार पे। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन उसका नाम तो दिया गया कि आर्थिक तौर पे जो पिछड़े हैं, लेकिन उसमें सिर्फ सवर्ण शामिल है, बाकी जाति के लोग नहीं शामिल है। आप कहेंगे बाकी जाति के लोगों से कैसे शामिल करेंगे? दलितों को उसके प्रतिशत जो जितना उनकी संख्या है उस आधार पर उनको आरक्षण दिया हुआ है। आदिवासियों की जितनी संख्या है उस आधार पर उनको आरक्षण दिया हुआ है। पिछड़ों को भी 27% आरक्षण दे दिया गया। तो क्या आरक्षण की जरूरत है? वो केस कैसे इधर आएंगे? इतनी गलतफहमियां क्रिएट कर दी गई हैं आरक्षण के नाम पर कि आरक्षण का जो मूल मकसद था वो गायब हो गया। और आरक्षण ने क्या काम किया? उसमें संविधान में है कि आरक्षण की व्यवस्था जो की गई है, 10 साल के अंतराल पर उसका पुनरीक्षण किया जाएगा, उसको पुनर्समीक्षा की जाएगी, और फिर आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है इस पे निर्णय लेंगे। लेकिन पिछले 80 सालों में क्या हुआ? क्या समीक्षा हुई? दलित और आदिवासी समाज के लोग कहां पहुंचे? कितना उनका विकास हुआ? आजकल खूब शोर चलता है, नहीं जिसने एक बार आरक्षण लिया उसको, उसके परिवार को दोबारा नहीं मिलना चाहिए। सही बात है, नहीं मिलना चाहिए। लेकिन फिर वो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, ब्राह्मण का बेटा बेटा, पुजारी का बेटा पुजारी, पुजारी का बेटा पुजारी, आईएएस का बेटा आईएएस, इसको ही बंद करना होगा कि अगर आपके घर में एक आईएएस है तो दूसरा आईएएस नहीं होगा। आपके घर में एक आईपीएस है तो दूसरी पीढ़ी में आपका आईपीएस नहीं होगा। यहाँ भी चारों भाई आईपीएस है, चारों भाई आईएएस है। तो आप कहोगे कि भैया तो ये तो सही है, इसमें गलत क्या है? जिसमें टैलेंट है वो करेगा। तो वहां पे क्यों आप रोक लेते हो? आरक्षण वाले सेक्शन में भी जो टैलेंटेड हैं वो आएंगे आगे, जो नहीं टैलेंटेड है पीछे छूट जाएंगे। तो ये भेदभाव को खत्म करना अगर सरकार की मंशा हो तो हर जगह ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। लेकिन ईमानदारी कहाँ है?
कॉलेजियन सिस्टम सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में जो लागू है, क्या वो आरक्षण नहीं? क्या सिस्टम में जो इतने सारे लोग हैं, एनएफएस किनके लिए लागू किया जाता है? नॉट फाउंड सुटेबल। क्यों लागू किया? नरेंद्र मोदी सरकार ने लागू किया नॉट फाउंड सुटेबल। कैसे सुटेबल नहीं है? रिटर्न में बढ़िया नंबर ले आते हैं और वाइवा में छट जाते हैं। क्या ये बेईमानी नहीं है? खुलेआम बेईमानी है। और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि अभी मैं देख रहा था उनका जो अमित शाह जी है वो भाषण दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कितना महान काम किया नरेंद्र मोदी जी ने, और ये सरकार जो है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का पहला हक है, ये मोदी जी कहते हैं। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का पहला हक होता तो ईडब्ल्यूएस नहीं लाते। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का पहला हक होता तो लेटरल एंट्री नहीं आता। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का पहला हक होता तो आरक्षण के खिलाफ लोग जो सड़क पर उतर रहे हैं मुट्ठी भर, उनके संरक्षण में पुलिस खड़ी नहीं होती, और जो आरक्षण के समर्थन में है उनको पुलिस डंडे से नहीं मार रही होती। पूरे देश में आंदोलन चल रहा है कि यूजीसी रेगुलेशंस को लागू किया जाए, लेकिन पुलिस डंडे डंडे चला रही है। थाने में घुस करके वो जो लड़की है क्या शर्मा नाम है उसका, उसको मारा गया, उसको गाली गलौज की गई, गंदी गंदी गालियां दी गई। क्या कार्रवाई हुई? आपने सुना कि उस पर कार्रवाई हुई? तरीके से तो पुलिस को चाहिए था कि उन सब पे लाठीचार्ज भी करते और अरेस्ट कर करके मुकदमा दर्ज करते उन पर, और जातिवादी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पूरे तौर पे आप जाति भेद को मानते हैं और जाति भेद को बनाए रखना चाहते हैं। संविधान से इसीलिए चिढ़े आप, और संविधान का रोना इसलिए रोते हैं, संविधान की बात इसलिए करते दिखाई पड़ते हैं भाषणों में, क्योंकि वो आपको वोट दिलाता है। लेकिन एक और देखिए कि जो सवर्ण और बैकवर्ड के नाम पर जो भर दिया गया है जहर, इसमें सारे सवर्ण शामिल नहीं, इसमें सारे बैकवर्ड्स भी शामिल नहीं। समाज में एक रास्ता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसको और बिगाड़ा गया है, धर्म के नाम पर भी और जाति के नाम पर भी। अभी मैं एक देख रहा था, खबर है कि सोच लीजिए कितना भयानक है, राजस्थान की घटना है। सुनील कुमार धनवंता है एक व्यक्ति जो आईपीएस है, दलित समाज से आते हैं, आईपीएस है, और उनको शादी करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। आईपीएस को अगर पुलिस बुलानी पड़ती है तो सोचिए ये समाज जो है कितना खतरनाक स्तर पर है। और उसके बाद उसमें एसडीएम के नेतृत्व में फोर्स तैनात करना पड़ा। घटना राजस्थान के अंतेला की है। खबर ये जो छापी है वो इस अखबार ने, समाचार क्या राजस्थान पत्रिका है, उसकी खबर है। और देखिए वो आईपीएस ऑफिसर है तो वो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो कह सकता था कि मैं गाड़ी से जा सकता हूँ, आजकल किसी और चीज से जा सकता हूँ, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं घोड़े से जाऊंगा। उसका विरोध किया गया, उसको पुलिस बुलानी पड़ी। तो ये अगर 80 साल बाद भी इस सिस्टम में है तो ये किसका दोष है? ये जाहिर तौर पर दोष है कि आपने जो संविधान में जो अनुच्छेद लिखे गए हैं उसका पालन नहीं करवाया, और पूरा न्याय व्यवस्था जो है आपने 35 साल 40 साल में फैसला आता है। काहे का न्याय? न्याय व्यवस्था के नाम पे आप ढोंग चलाते हैं, बड़े बड़े शहरों का हवाला देते हो, उससे कंपटीशन कर रहे हो, और बड़े बड़े देशों का, वहां न्याय व्यवस्था 30 साल में न्याय नहीं मिलता, 35 साल में न्याय नहीं मिलता। मतलब बताइए कि ये स्थिति है कि कल एक और मैं देख रहा था कि रांची रांची की घटना थी, झारखंड की। उसने रिपोर्ट लिखा कि एक लड़के की मोटरसाइकिल जो है पुलिस वाले ने पकड़ ली और कहा कि कल आकर के ले जाना। एक पत्रकार, उसने कहा कि ये क्या है, तू पत्रकार परिचित? उसने कहा, दरोगा ने कहा कि अरे यार आजकल देखते हैं आदिवासी सबका बहुत मन बढ़ गया, तो आदिवासियों को ठीक करना। दलितों के प्रति यही भाव है पुलिस अफसरों का, दूसरे दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में जो काम करते हैं उन अफसरों का।
दलितों को ठीक, समाज में भी है कि आजकल दलित बहुत बढ़ गए, पिछड़े बहुत बढ़ गए। हम तो देखते हैं कई हमारे साथी भी उनमें शामिल है, जिनको मैं अब जान गए हैं कि मैं क्या हूं, तो वो मेरे सामने नहीं बोलते हैं, नहीं तो वो बीसी करते रहते थे। बीसी शॉर्ट फॉर्म में गाली भी है, और बीसी को गलियाते भी रहते हैं, बैकवर्ड क्लास को। तो नफरत जो है सरकार ने बढ़ाने का काम किया, और इसलिए कल एक और साथी बोल रहे थे कि आरक्षण जो लागू है ये इसमें सांसद और विधायक बनाने में कितने साल से लागू है? जब से देश आजाद हुआ है, खासकर जैसे जब से संविधान लागू हुआ तब से तो है ही। पहले चुनाव से लागू हुआ आरक्षण विधायक और सांसद को लेकर के, आज भी लागू है। नौकरियों में तो बाद में करेंगे आप, लेकिन जो सांसद और विधायक 130 या कुछ ज्यादा संख्या में है, लगभग जो है समझ लीजिए कि 20% के आसपास जो है आरक्षण है, 20 से 21% के आसपास सीटें आरक्षित है। बावजूद इसके क्या बदलाव हुआ? क्या कभी किसी ने कहा कि भैया ये आरक्षण वाले जो सीटें हैं विधायक और सांसद बनाते हैं, इसको खत्म कर दिया जाए? कल आप कहेंगे कि ईडब्ल्यूएस के नाम पर उसमें भी आरक्षण ले आएंगे, विधायक और सांसद भी बनेंगे, नगर सेवक भी बनेंगे। वो तो बता रहे थे कि ये जो है अगर खत्म कर दिया जाए आरक्षण, तो दावे के साथ लिख लीजिए कि जो 130 सांसद दलित और आदिवासी आते हैं, उसमें से 13 जीत के नहीं आएंगे। वो चूंकि रिजर्व सीट है, इसलिए कोई ना कोई दलित ही जीतता है, कोई ना कोई आदिवासी ही जीतता है। अगर ये खत्म कर दीजिए तो देखिए क्या हाल होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि चुनाव जो है पैसे के दम पर लड़ा जाता है, चुनाव जो है ताकत के बल पर लड़ा जाता है, और ताकत आज भी सवर्णों में निहित है। कुछ जगह ये जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनके पास भी ताकत है, लेकिन आज भी फिर भी देख लीजिए कि पिछड़े कितने ताकतवर, इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि 60% से ज्यादा पिछड़े हैं, लेकिन उनके लिए आरक्षण 27% है। पिछड़े कितने ताकतवर, इससे अंदाजा लगाइए कि वो अपनी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण नहीं ले पाते। पिछड़े नेता जो है सवर्णवाद के खिलाफ, यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि ये रेगुलेशन के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है वो गलत रोक है। कोई आपको पिछड़ा सांसद बोलता नजर आया? तो इससे पता लगता है कि 10% या 15% जो लोग हैं, जो सवर्ण है, उनका दबदबा अभी भी कायम, और दबदबा इसलिए कायम है कि पूरे सिस्टम में उनके पास संपत्ति है, उनके लोग बड़े बड़े सरकारी पदों पर हैं, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे कोर्ट हो, हर जगह भरे हुए हो। और जब वो भरे हुए हैं तो पूरे सिस्टम को पैरालाइज किए हुए रहते हैं। ये जो न्याय में देरी है, न्याय में देरी क्यों है? न्याय में देरी इसीलिए है कि न्याय जब तुरंत होने लगेगा तो ये सवर्णवाद जो है वो नहीं चलेगा, जातिवाद जो है वो ध्वस्त हो जाएगा। इनको जातिवाद ध्वस्त नहीं करना, जातिवाद बना के रखना। और दुर्भाग्य ये है कि जो पढ़ा लिखा सवर्ण समाज में भी लोग हैं उसके खिलाफ नहीं बोलते, उनको लग रहा है कि नहीं ठीक है यार। तो जातिवाद बुरी तरह है, और ये जो ये तमाशा है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए सरकार चल रही है, कहीं नहीं। अभी अमित शाह जी का भाषण देख रहा था, वो कह रहा था कि 81 करोड़ लोगों को राइट टू फूड मिला हुआ है, हम 5 किलो अनाज देते हैं, मोदी जी फ्री में 5 किलो अनाज देते हैं। ये गर्व का विषय नहीं है, ये शर्म का विषय है। और जिस देश में 60% आबादी के पास 5 किलो अनाज कमाने की हैसियत नहीं है, उसका प्रधानमंत्री करोड़ों के जहाज पे घूमेगा, ये शर्मिंदा करने वाला है। कॉरिडोर बनाया जाएगा, वहां तो पहले कैसे इनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाती है उसकी व्यवस्था की जाती है। वहां बड़े महल नहीं बनाए जाते, वहां हाईवेज नहीं बनाए जाते, वहां व्यवस्था की जाती है कि ये क्यों 80 साल में भी गरीब क्यों है, क्यों अपने लिए 5 किलो अनाज भी नहीं इकट्ठा कर पा रहा है। उस पर कहीं चर्चा नहीं, न प्रबुद्ध वर्ग चर्चा कर रहा है, न साहित्यकार चर्चा कर रहा है, न कोई और चर्चा कर रहा है। और दिन रात चल रहा है हिंदू मुसलमान, दिन रात चल रहा है अगड़ा पिछड़ा, हर फ्रंट पर सरकार फ्लॉप है। और सरकार फ्लॉप नहीं है, मैं बोलता हूं कि सरकार फ्लॉप है ये हम कह रहे हैं, लेकिन सरकार बेसिकली अपने मकसद में कामयाब है।
सरकार का मकसद है कि हर जगह खंड खंड कर दे पूरे समाज को। पिछले कुछ सालों में जो आया था, एक समरसता का भाव डेवलप हुआ था, जातीय हिंसा कम हुई थी। पिछले 15-20 सालों में जातीय हिंसा को और बढ़ाया गया धर्म के नाम पर, मुसलमानों के साथ विरोध के नाम पर, और पूरा एक गुंडा तत्व खड़ा कर दिया गया। और ये जो सारे जो डंडा लेके घूमते रहते हैं, कहीं मुसलमानों के घर, ये घर के ऊपर झंडा लगा हुआ उसको हटाते हैं, कभी मस्जिद के बाहर नाचते हैं, कभी किसी दुकान का नाम बदलवाने जाते हैं, वो कौन है? और वही लोग जो है दलितों और पिछड़ों को भी परेशान करते हैं, और सरकार उनके साथ खड़ी। ये लेटरल एंट्री, ये एनएफएस, ये सारा लाया ही गया है कि कैसे पिछड़ों को रोक दिया जाए, कैसे दलितों को आगे आने से रोका जाए। और वो विलन किसको बताते हैं? ये विलन बताते हैं कि दलित ही दलित का दुश्मन है, पिछड़ा ही पिछड़े का दुश्मन है। अब एक बात बताइए कि अगर किसी दफ्तर में 20 स्टाफ काम करते हैं और 20 स्टाफ में जो है उसका बॉस जो है कोई दलित बैठा हुआ है बन करके, तो क्या कोई नीचे का आदमी बोलेगा कि दलितों को ऐसे ही रखना चाहिए, उनको जूते के काबिल है दलित? ऐसा कोई बोलने की हिम्मत करेगा? नहीं करेगा। लेकिन सवर्ण वहां ऊंचे क्लास में बैठे हुए हैं, और दलित जो है संख्या में 2 या 3 या 4 है, तो बोलने की हिम्मत नहीं करते। उनको लगता है कि मैं बोल के दुश्मनी क्यों, मैं बोल करके जो है अपना भविष्य क्यों खराब कर, क्योंकि वो बड़ी मेहनत से पढ़ करके संघर्ष करके वहां पहुंचे। उनके बाप दादों के पास विरासत नहीं है, जमीनें नहीं है, अभी इतने तरक्की नहीं किया है कि उन पर फर्क नहीं पड़ता, संख्या में कम है। और ये सारा खेल जो है वो बड़ी आसानी से हो जाता है जब आप धर्म का एजेंडा आगे कर देते हो। क्योंकि धर्म का एजेंडा करते हो तो आप सबको जो है मंदिर जाना है, फिर आपके लिए ब्राह्मण इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर आपके लिए आपका हक गौन हो जाता है, और होता है सब किस्मत की बात है। भारत के पिछड़ेपन की सबसे बड़ी वजह है ये धर्म, ये किस्मत। और सरकार, ये जो नरेंद्र मोदी सरकार है, ये धर्म और किस्मत दोनों का लालन पालन कर रही है, दोनों को बढ़ाया गया है। और हम पढ़े लिखे समाज के लोगों ने भी यही किया है। ये चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे कोई और हो, इन्होंने पाखंड को बढ़ाया है। कोई मंदिर बनवा रहा है, कोई मस्जिद बनवा रहा है। इस देश को मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं है, इस देश में न्याय की जरूरत है। आप जुडिशरी को ठीक कीजिए, आप प्रशासन को ठीक कीजिए, आप देखिए कि कहीं भेदभाव ना हो, उस पर किसी का ध्यान नहीं। न अखिलेश यादव का ध्यान है, न राहुल गांधी का ध्यान है, न किसी और नेता। तो आप सब जो है मोदी जी के साथ खड़े हो, फिर आप बोलते हो कि इधर कब्जा हो गया, उधर ये कर लिया। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, आप फर्क नहीं कर पा रहे हो कि ये मनुवादी लोग हैं और हम संविधान समर्थक लोग हैं। आप भी उस मनुवाद के चक्कर में फंसे हो और पूरे समाज को फंसा के रखा हुआ। जब अखिलेश यादव मंदिर निर्माण करवा रहे होंगे तो दलित और पिछड़े जो है इस जंजाल से निकलेंगे कैसे? जब वो कलेवा बांध करके घूम रहे होंगे चिराग पासवान, तो फिर दलित इस धर्म के, या कहिए इस जो है इसके कुचक्र से, पाखंड के कुचक्र से कैसे निकले? उसको लगता है कि चिराग पासवान जहां पहुंचा है ईश्वर की कृपा से पहुंचा है, तो ईश्वर की कृपा पाने के लिए मंदिर जाना पड़ेगा। ईश्वर की कृपा पाने के लिए पंडित जी जो मंत्र पढ़ रहे हैं वो आपको दोहराना पड़ेगा। कैसे लड़ोगे, अपना हक कैसे मांगोगे जब सब किस्मत ही है? यही समझाना था बैकवर्ड और दलितों के नेताओं को, लेकिन बैकवर्ड और दलित के नेता खुद प्रपंच और पाखंड में लगे। तो तमाम नेता जो है वो माथे पे तिलक लगा करके घूम रहे हैं। सबसे ज्यादा देखिएगा दलितों में आजकल फैशन चला है तिलक लगा के घूमने, और फिर जब उनके घर तोड़े जाते हैं तो चिचियाने लगते हैं। बिहार में ज्यादातर लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, खास करके सड़क विस्तार के नाम पर। क्या भाई, तो सरकारी जमीन पे 40 साल से रह रहा है, तो सरकार तो सबकी है, सरकार की तो हर चीज है। कागज जिसका पास नहीं है उसका घर तोड़ दिया जाएगा। किसके पास कागज है घर का? कितने लोग कागज दिखाएंगे? और कागज कौन बनाता है, किसने बनाया कागज? तो ये कागज का खेल जो है ये भयावह है,
और ये न्याय के नाम पर, प्रशासन के नाम पर जो किया जा रहा है, गुंडागर्दी की जा रही है। और ये आवश्यक है कि दलित और पिछड़े नेता, पहले उनको ठीक करने की जरूरत है। ये दलित और पिछड़े नेता ही देश का बंटाधार किया हुआ है, क्योंकि ये खुद जो है पाखंड में फंसे हैं और पाखंड में फंसाते हैं। लालू प्रसाद यादव से इसलिए मैं चिढ़ता हूं, अखिलेश यादव से इसलिए मैं चिढ़ रहा हूं कि अखिलेश यादव भी वही कर रहे हैं। और आप कहते हैं राजकुमार भाटी जो प्रवक्ता उनके हैं, कितना बढ़िया बात करते हैं, लेकिन लगता है कि राजकुमार भाटी के बयानों को खुद नहीं सुनते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव सुनते तो उनकी आंखें खुल जाती, तो समाज में उस तरह का माहौल खड़ा करते। तो 80 साल नहीं 800 साल आप यही करते रहोगे, लेकिन आपका दलित पिछड़ा समाज कभी उस बराबरी में नहीं आ सकेगा। जातिवाद को आप खत्म नहीं कर सकते। कांग्रेस के भीतर तो हर तरह के लोग, वो तो समझ में आता है, लेकिन जो आरक्षण के नाम पर जो पार्टियां खड़ी हुई, जो पिछड़ों के नाम पर पार्टियां खड़ी हुई, जो दलितों के नाम पर पार्टियां चल रही है, उन पार्टियों ने क्या किया? मायावती ने क्या किया? मायावती ने भी वही किया। वो रेगुलेशन के खिलाफ खड़ी है कि इससे जातिवाद फैलेगा, और दलित खुश हैं कि चलो हमारा नेता कह रहा है। वो ज्ञान देने लगते हैं कि अभी लड़ने का वक्त नहीं है। लड़ने का वक्त कब आएगा? कब आएगा लड़ने का वक्त? और लड़ना क्या है? आपको अपनी बात रखनी है, अपने हिस्से की बात करनी है, तर्क सम्मत बात की। लाठी लेके क्यों निकलना चाहते हैं? तर्क सम्मत बात रखिए। आज तो मीडिया इतना मजबूत हो गया है, सबके हाथ में मीडिया है, जो कोई भी चैनल खोल सकता है, बोल सकता है। तो रील देखने में हम बिजी हैं, लेकिन इस बात पे हम बात नहीं करने को तैयार हैं कि ये धर्म हमको गुलाम बना करके रखा हुआ। हमने देश की आजादी तो हासिल कर दी, अंग्रेजों को भगा तो दिया, लेकिन जो धर्म की गुलामी है उससे हम आजाद नहीं हुए। कल मैं सुन रहा था, राजकुमार भाटी ने बड़ी अच्छी बात कही, और ये अच्छी बात है कि चैनल पे ऐसे लोग आते हैं। बहुत सही कहा कि जो सोमनाथ मंदिर लूटने के लिए आए थे, वो कितने लोग थे लुटेरे जो बाहर से आए थे? 100, 500, 1000, 2000, 5000। देश की आबादी कितनी थी? कितने थे? पेशवा तो इतने ताकतवर थे, ब्राह्मण तो शुरू से ताकतवर रहे। सारा ज्ञान, सारा मंत्र, जल को पढ़ करके भस्म कर देने वाला ज्ञान। तो जो लूटने आए थे 500, 1000, 2000 लोग, क्यों वो नहीं बचा पाए? मंदिर को लूट करके ले गए तो ऐसा थोड़े कि यहाँ से सोना फेंका और वहां जाके गिरा उनके देश में। लेके गए होंगे रास्ते में, घोड़े पर या ऊंट पर या किसी जो समय सवारी थी उस पर लेके गए। तो जब लूट के ले गए थे तो वो लोग क्या कर रहे थे? क्यों लोगों ने प्रतिरोध नहीं किया? शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी है प्रेमचंद की, उसको याद कीजिए। वो कहानी इसलिए है, क्या मंदिर, क्या ब्राह्मण समाज, दलितों पिछड़ों, एक बड़ी जो आबादी थी, उसको सामान्य इंसान के तौर पे देख रहा था? क्या मंदिरों में प्रवेश था उनका? तो मंदिर लूट के गए तो उनको क्या करना था? हम तो मंदिर जाते नहीं, तो लूट के ले जाए चाहे तोड़ दे, हमको क्या करना है? तो जो आप इस तरह से घेरा बना करके आपने रखा, उसकी वजह से सोमनाथ मंदिर लूटा गया बार बार, क्योंकि वहां सोना जमा करके रखा, और देश की आबादी जो है भुखमरी से परेशान रही, बिना घर के रही। क्या उन मंदिरों के जो दान थे, जो सोना रखा गया था, वो लोगों की आबादी के लिए खर्च नहीं किया जा सकता कि सबको कैसे घर बना दिया जाए? क्या किसी मंदिर ने यह व्यवस्था की कि भाई इसमें से जितने भोग लगाने आते हैं, प्रसाद चढ़ाने आते हैं, कितने लोग हैं जिनकी क्या क्या समस्याएं हैं, किनके पास घर नहीं है? तो आप सोने का छत्र लगाओगे और कहोगे कि लूट के कोई न ले जाएगा, तो कौन लड़ेगा आपके लिए? तो ये तमाम चीजें हैं, और ये पिछड़े दलित नेताओं को ही खड़ा करना पड़ेगा, और वो तब तक नहीं खड़े होंगे जब तक हम आप उसके लिए उनको कोसेंगे नहीं, उनको मजबूर नहीं करेंगे। तो हम जाति के नाम पर वोट करेंगे, हम धर्म के नाम पर वोट करेंगे, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी इससे। न पाखंड की गुलामी से मुक्ति मिलेगी, न जातिवाद से मुक्ति मिलेगी, और ऐसे ही लड़ते रहेंगे। और दुर्भाग्य की बात है कि सरकार, ये जो नरेंद्र मोदी सरकार है, वो खुलेआम तमाम किस्म की गुंडागर्दी को हवा दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर शाम की चौपाल।